नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। स्मार्ट सिटी को लेकर व्यापारी संघ ने किया प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलीम और अनेक बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और व्यापारी संघ मौजूद। स्मार्ट सिटी की जो जब से यहाँ काम आया है करीब 4 साल हो गए, आज तक अभी भी जितने भी व्यापारी यहाँ लोग रहते हैं जो छोटे छोटे दुकान लगाते हैं उनकी व्यवस्थापन की व्यवस्था आज तक नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ दुकानें थी पहले से, नगर निगम की थी और लोगों की पर्सनल दुकानें थी। अब उन दुकानों को ये हटा रहे हैं और हटा के पैसे मांग रहे हैं। भाई हम थोड़ा दुकान हटा रहे हैं, यहाँ के दुकानदार दुकान तो हटा नहीं रहे ना, उनको आप स्थापित कर रहे हो, भैया आप उनको बना के दो दुकान। और कोई ये तो हो निश्चित 4 साल में अभी भी दुकानदारों को नहीं मालूम कि कहाँ शिफ्ट करेंगे, उनको कहाँ ले आएंगे। ये जब ये 4 साल में ये हालत है, मतलब ये जो नगर निगम प्रशासन है और ये जो यहाँ कलेक्टर और जो स्मार्ट सिटी है, यही जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो 4 साल में क्या हालत कर दिया बताइए। भाई जिस क्षेत्र में ये हो रहा है वहाँ का कोई भी आदमी नहीं चाहता कि यहाँ आए, और चलो आ गया भैया तो कम से कम प्रॉपर व्यवस्था तो करो लोगों की। ठीक है ना भैया। तो ये जब तक जो है प्रशासन के लोग बैठ के पब्लिक के यहाँ पे ये तय नहीं करते कि कौन कहाँ जाएगा कहाँ दुकान लगाएंगे, और पैसे तो कोई नहीं देगा भैया। एक भी आदमी पैसे नहीं देगा उनको। आपको आपका काम है, सरकार का काम है, आप तोड़ रहे हो, आप विस्थापित करो, आप दुकान बना के दो इन लोगों को। आप चाहते हैं दुकान मिले ना? हाँ, और जब तक नहीं होगा ये काम जो है बंद रहेगा इनका। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम रोज यही काम करेंगे, सबको रोकेंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, पुरानी पेंशन को लेकर ध्यान आकर्षण स्थगन प्रश्न नहीं लिए जा रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। जब कांग्रेस की सरकारें पुरानी पेंशन बहाल कर सकती हैं तो भाजपा क्यों नहीं? पुराना पेंशन देना होगा, पुराना पेंशन देना होगा, कर्मचारियों का पुराना पेंशन, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन वंदे मातरम। आज कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये मुद्दा उठाया कि जो शासकीय कर्मचारी है उनकी पुरानी पेंशन 2005 के पहले की पुरानी पेंशन लागू की जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2005 के पहले वो पेंशन बंद कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र के अंदर, और हमने स्थगन लगाया, हमने संकल्प लगाया, ध्यानाकर्षण लगाया, क्वेश्चंस लगाए, लेकिन एक भी उसमें लिया नहीं जा रहा है। जबकि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की राजस्थान की सरकार, इन्होंने वो पेंशन बहाल कर दी है। हम ने सदन से वॉकआउट किया है और हम मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से भी कि ये इस सत्र के अंदर संकल्प लिया जाए और संकल्प पारित किया जाए। ये कर्मचारियों के भविष्य का मामला तो है ही, उनके परिवारों का मामला है। अरे आज लोग बेरोजगारी फैली हुई है चारों तरफ, अगर पेंशन भी नहीं मिलेगी तो भूखे मरेंगे। ये 2 साल के अंदर कोविड के काल के अंदर भी कर्मचारियों को जो सहायता मिलना चाहिए थी आर्थिक को मिली नहीं। जिनकी जान चली गई उनके सबकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई, शिक्षकों की नहीं हुई। ये कर्मचारी विरोधी सरकार है और इसीलिए हमने आज वॉकआउट किया है। और सदन में लगातार और सड़क पर लगातार हम कर्मचारियों की बात, उनकी पेंशन की बात, उनके जो एरियर्स नहीं दिए गए उनकी बात भी करेंगे। और आंगनवाड़ी के जो हमारे बहनें बैठी हुई हैं उनकी बात भी नहीं की जा रही है। उनको भी जो मांग की है कि उनका पे स्केल बढ़ाया जाए, उनको नियमित किया जाए। ये सरकार पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी है, इसीलिए आज हमने वॉकआउट किया है और लगातार हम सड़क और विधानसभा में लड़ते रहेंगे। शून्यकाल में एक मुद्दा और हमने उठाया था, वह स्मार्ट सिटी का मामला। स्मार्ट सिटी मेरे विधानसभा क्षेत्र में है और वहाँ पे जो दुकानदार और गुमटी वाले, चाहे वो मोची हो या दूसरे जो व्यापार करते हैं छोटे छोटे, उनको लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं।
उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसलिए मैंने आज मांग की, आज धरना प्रदर्शन भी ये गुमटी वाले दुकानदार कर रहे हैं रंगमहल पर। उनकी मांगों का समर्थन करते हुए मैंने कहा है वहाँ पर विधानसभा के अंदर कि जब तक इनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाए, इनको हटाया नहीं जाए, पहले इनको वैकल्पिक व्यवस्था करें, इनके रोजगार का इंतजाम करें। मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो कहते हैं कि वेंडर्स को 10,000 रुपये देंगे, उनको जो जहाँ पर है वहीं काम करेगा, लेकिन आए दिन उनको हटा दिया जाता है, उनके ठेले वालों को, गरीबों को। ये बात भी मैंने विधानसभा में रखी है। और आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं छोटे छोटे दुकानदार, उनका समर्थन करते हुए मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में शून्यकाल में लगाया था और उसको मैंने वहाँ पढ़ा, लेकिन ये सरकार के कान में जू नहीं रख रही। स्मार्ट सिटी का काम पूरी तरह से बंद है, ये अनुचित है। काम शुरू करें और साथ ही जो रोजगार और व्यवसायी है इनका व्यवस्थापन करें। देश के डिजिटलाइजेशन को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने पार्सल विभाग को डिजिटल करने के लिए पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत कर दी है, जहां लोगों को अब घंटों स्टेशन में खड़े होकर अपने आने वाले पार्सल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोग अब घर बैठे ही अपने पार्सल की एग्जैक्ट लोकेशन आसानी से दे सकेंगे। जहां रेलवे के वरिष्ठ महाप्रबंधक विश्व रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्सल विभाग और लोगों की सुविधा को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिसमें यह सुविधा 5 स्टेशनों जबलपुर, सतना, रीवा, कटनी से शुरू की गई है, जहां सिस्टम के जरिए पार्सल विभाग के साथ पार्सल भेजने व लेने वाले को सुविधा मिल सकेगी। जहां पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पार्सल में बार कोडिंग की जाएगी। की गई है, क्या योजना है, किस प्रकार से इसमें लाभ मिलेगा? देखिए, पार्सल को लेके पीएमएस सिस्टम है, एक पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, चूँकि आपको पता है कि डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग अग्रसर हैं और रेलवे भी इससे कहीं अछूती नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग एक पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए हैं, जिससे कि यात्रियों को और जो रेल के माध्यम से सामान अपना बेचते हैं उनको सुविधा मिल सके, उसकी ट्रैकिंग वो लोग कर सकें और डिजिटलाइजेशन हो ताकि वो अपने मोबाइल पे बैठे बैठे उसको ट्रैक कर सकें। बार कोडिंग हो ताकि ओवर कैरी के केसेस ना हो उसमें, और उचित समय पे एक टाइम फ्रेम पर लोगों को सामान मिल सके। अभी हमारे यहाँ ये सेकंड फेज़ में आया है, जिसमें कि 5 स्टेशन, जिसमें जबलपुर स्टेशन है और सतना, रीवा, कटनी और पिपरिया स्टेशन, यहाँ पे काम शुरू हो चुका है और आरंभ हो चुका है। थर्ड फेज़ में हम लोग 10 लोकेशन और चुन रहे हैं। इस तरह से जबलपुर डिवीज़न में 15 लोकेशन पे पीएमएस की सुविधा आरंभ हो जाएगी। तो सर, कहा जाए कि पार्सल यानी सही समय तक यात्रियों तक पहुंच जाएंगे, ऐसा सिस्टम? हाँ, इससे निश्चित रूप से सुधार होगा। जो ओवर कैरी के केसेस होते थे, समस्या ये आती थी कि यात्रियों को समय रहते हुए उनको पता नहीं चलता था कि मेरा पार्सल आ गया स्टेशन पे, वो वेट कर रहे हैं घर पे बैठ के। तो इससे मैसेजिंग वगैरह ये सब चीज़ें मिलेगा उनको, और वो बारकोड से जो पार्सल ऑफिस है उनको भी सुविधा रहेगी, बारकोड अपना देख के अपना कर पाएंगे कि हमारी सामान यहाँ पे इस स्टेशन पे ये सामान उतरेगा। थैंक यू। जबलपुर मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर देर रात हुए विवाद में ओमती थाना पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के सिविक सेंटर चौपाटी पर मोमोज खाने गए प्रियांशु शर्मा और दिव्यांशु केसरवानी के साथ गाड़ी खड़ी करने को लेकर 5 युवकों द्वारा बेरहमी के साथ मारपीट की गई। घटना को अंजाम दिया गया और इसके बाद दोनों घायल युवकों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपी अंकित सोनकर, राहुल सोनकर, राम गोपाल और ऋषु सोनकर और अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्र में मामला दर्ज है। 3 के साथ का मामला था, 3 व्यक्ति चाकू से हमला कर दिया था। क्या पूरी प्रकरण कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? अनूप सैनी नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका दोस्त प्रियांशु शर्मा और दिव्यांशु केशरवानी सिविक सेंटर में मोमोज खाने गए थे। वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर कुछ उन लोगों से उनका विवाद हो गया, जिस पर अनूप सैनी वहाँ पर पहुंचा। अनूप सैनी ने बताया कि 5-6 लोगों ने दिव्यांशु, प्रियांशु शर्मा और मुझे चाकू से मारा है। अनूप सैनी की रिपोर्ट पर
धारा 147, 148, 149, 307 IPC का मामला पंजीबद्ध कर कल रात में ही विवेचना में लिया गया। मामले के सभी अभियुक्त जिनके नाम अंकित सोनकर, राहुल सोनकर, राम गोपाल और रीशु सोनकर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में विवेचना लगातार जारी है। भैया इनके कुछ आपराधिक रिकॉर्ड पुराने हैं? इनके आपराधिक रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं। इसमें से 1-2 के आपराधिक रिकॉर्ड हैं जिनको प्रकरण में संलग्न कर न्यायालय पेश किया जाएगा। आपका शुभ नाम? अनिल मिश्रा। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, बिजली उपभोक्ताओं के कोविड काल के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने यह भी कहा, या तो घोषणा वीर है, घोषणा करते हैं बिजली के बिल माफ करने की घोषणा तो कर दी, पर उसमें भी एक शर्त जोड़ दी है कि 1 किलोवाट तक के बिजली बिल माफ होंगे। सरकार वाहवाही लूटने का कार्य कर रही है, जबकि राज्य सरकार का कार्य है कि अपने प्रदेश की जनता को राहत देने का कार्य करें। पहली लहर से बिजली के बिलों को माफ करने की मांग उठ रही है और सरकार तीसरी लहर पर इस पर ध्यान दे रही है। यह तो जनता का हक है, सरकार अपने वाहवाही लूटने का कार्य न करे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली के बिलों को लेकर कहा है कि बिजली के बिल जो हैं वो माफ हों। देखिए, कोरोना की पहली लहर में जब लोगों का व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे सब चौपट हो चुके हैं, व्यवसाय सब उपभोक्ताओं को भेजे, वसूली के नोटिस थमाए, धमकाया गया उन्हें। और जब से जनता पहली लहर से मांग कर रही है कि इन बिजली के बिलों को माफ़ किया जाए, समय समय पर घोषणा भी हुई, कभी माफ़ी की हुई, बाद में उससे मुकरा गया, पलट के उसे स्थगित की बात की गई और बाद में जैसे कोरोना काल निपटा उसकी वसूली का अभियान तेज हो गया और लोगों को वो बिल, उस राशि के बिल आना चालू हो गए। जनता मांग करती रही। पहली लहर से तीसरी लहर भी समाप्त हो चुकी। सरकार की नींद कल खुली और सरकार ने घोषणा करी कि 88 लाख उपभोक्ताओं के बिजली के बिल माफ़ होंगे, जबकि इसके अंदर भी एक शर्त जोड़ दी कि 1 किलोवाट तक के कनेक्शन के बिजली के बिल माफ़ होंगे, जबकि होना तो सबके चाहिए थे, क्योंकि बाकी सबका क्या दोष, कोरोना का संकट काल सबका था, व्यापार व्यवसाय सबके तबाह थे। लेकिन सरकार इसमें भी वाई लूटने का काम करे। वाई किस बात की, तो जनता का हक था। कई राज्य सरकारों ने, देश की राज्य सरकारों ने इस तरह की राहतें दी है, अपने जनता को लाभ दिया है, राहत प्रदान करी संकट काल में। और आप पहली लहर से जो मांग उठ रही है उसको तीसरी लहर में जाके कई बार झूठी घोषणाओं करने के बाद पूरा कर रहे हैं और उसका भी क्रेडिट लेने का काम करें। आपको तो जनता से माफ़ी मांगना चाहिए जो देरी से आपने निर्णय लिया, और सभी के बिल माफ़ होना चाहिए। जो 1 किलोवाट की शर्त है उसको हटाना चाहिए। आज कैबिनेट में पशुओं के लिए भी कहा गया कि वाहन चालू करेंगे। और सरकार तो घोषणा भी रोज़ घोषणाएं करते हैं। किसान बीमा योजना की सिंगल क्लिक की योजना का हम हर्ष देख चुके। ये तो घोषणा भी, जब तक उसका क्रियान्वयन नहीं हो, बोलना कुछ भी उचित नहीं होगा। तो सरकार की घोषणा सरकार को दूसरे दिन याद नहीं रहती है। हिना काबरे ने कहा कि सत्र 19-20 में जो साइकिल खरीदी गई है वो साइकिल कबाड़ का हिस्सा बनी हुई है। कोविड की वजह से वो साइकिलों का वितरण नहीं हो पाया था और अभी मंत्री ने ये बोलने आने के वाले सत्र में साइकिलों का वितरण करेंगे। देखिए, सत्र 19-20 में जो है साइकिलें खरीदी गई थी, उसके बाद अभी तक वो साइकिलें एक तरह से कबाड़ का हिस्सा बन गई है, एक तरह से वो कबाड़ का हिस्सा बनी हुई है। और कोविड की वजह से साइकिलों का वितरण नहीं हो पाया पिछले 2 वर्षों से। मैंने ध्यानाकर्षण लगाने का उद्देश्य मेरा यही था कि जो साइकिलें रखी हुई हैं, एक तो वो बहुत ही अव्यवस्थित है, और अभी मंत्री जी के ध्यानाकर्षण के जवाब में ये बात आई है कि उन्होंने ये कहा है कि हम आने वाले सत्र में साइकिल का वितरण करेंगे। तो मेरा इस प्रश्न को उठाने का उद्देश्य यही था कि जो अभी जो सत्र चल रहा है, कोरोना के समय एक सत्र नहीं लगा, लेकिन अभी जो सत्र चल रहा है 21-22, उसमें जो बच्चे अध्ययनरत हैं, क्या वो साइकिलों का वितरण उनको भी किया जाएगा क्या? क्योंकि वो तो उन्हीं के हिस्से की साइकिल थी। सत्र चलिए कोविड की वजह से 19-20 के बाद 20-21 में नहीं लगा, लेकिन 21-22 वाला सत्र तो बच्चों ने अटेंड किया ही है, स्कूल को जा ही रहे हैं, तो वो क्यों इससे छूटे रहे? तो मैंने इसी बात को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया था, लेकिन इसका कोई पॉजिटिव आंसर मंत्री जी की तरफ से नहीं आया है। सरकार देने वाली तो पिछले जो
सरकार देने का बोल रही है, लेकिन वो 22-23 के सत्र का देने का बोल रही है। जो आगामी सत्र आएगा जुलाई से, उस सत्र में देने की बात कर रही है। जबकि मैं ये चाह रही हूँ कि जो अभी रेगुलर सत्र चल रहा है, जिसके लिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो एग्जाम दे रहे हैं, उस सत्र के बच्चों को उसका लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि एक तो यही 6वीं क्लास के बच्चों को मिलता है, 9वीं क्लास के बच्चों को। तो इस साल तो वो लोग स्कूल गए। चलिए, इसके पहले वाले साल की अगर हम बात करें तो उस समय कोरोना के चलते जो स्कूल लगा नहीं था, लेकिन अभी इस साल में तो लगा है स्कूल, और बच्चे रेगुलर स्कूल जा भी रहे हैं। अभी तो उनके एग्जाम्स भी शुरू है। तो ऐसी स्थिति में इन बच्चों को दिया जाएगा, ये मेरा प्रश्न था। चलिए, धन्यवाद। अतिरिक्त जिला आयुक्त अमित अतुलकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी है कि मकान मालिक और किराएदार अपनी पूरी संपूर्ण जानकारी संबंधित थाने में दे, पूर्ण दस्तावेज के साथ, नहीं तो 144 धारा के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी और रिहा हुए जो भी अपराधी हैं उनका पूर्ण रूप से रिकॉर्ड बनाया जाए और यहाँ उन्हें देखा जाए कि फिर से वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल तो नहीं है। यह जानकारी संबंधित थाने को दी गई है और आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस द्वारा हर वार्ड में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कांस्टेबल और बूथ के थाना प्रभारी द्वारा वहां के कार्यकर्ताओं, सामाजिक परिषद, अन्य गणमान्य नागरिक द्वारा लोगों से मिलकर उन्हें आने वाले त्योहारों की समझाइश को लेकर जानकारी दी जा रही है, जिसमें दोनों ही जो पक्ष हैं उनके त्यौहार हैं। इसको देखते हुए जो इसमें कार्रवाइयाँ की जानी है विभिन्न विभागों द्वारा, उसके लिए जो जिला स्तरीय बैठक है वो भी प्रस्तावित है। साथ ही पिछले एक सप्ताह से थाना स्तर पर और बीट स्तर पर एक बैठकों की योजना तैयार की गई थी और काफ़ी वृहद स्तर पे हर थाना क्षेत्र में जो मोहल्ला या वार्ड और बीट हैं उन सभी में बैठकें की गई हैं। मुख्य इसमें यह है कि जितने भी बीट बने हैं, जिसमें बीट प्रभारी आरक्षक और प्रधान आरक्षक हैं भोपाल नगरी पुलिस में, उनके द्वारा भी अपने वार्ड में बीट में जो है बैठकें ली गई है। इन बैठकों में उस क्षेत्र के जो गणमान्य नागरिक हैं, शांति समिति के सदस्य हैं, उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है और काफ़ी इसका अच्छा रिजल्ट आया है। एक तरफ तो वहाँ के जो रहवासी हैं उनसे संपर्क बीट अधिकारियों का बढ़ा है, साथ ही शांति व्यवस्था बनाने में उनका सहयोग भी पुलिस को मिल रहा है। सर, लगभग कितनी जगह बैठक हुई, कौन-कौन से इसमें थाने आए और किन-किन एरिया को कवर किया? ये बैठक बहुत ही व्यापक ली गई थी, जिसमें भोपाल नगरी पुलिस के प्रत्येक थाने में पदस्थ प्रत्येक कांस्टेबल के द्वारा भी ये बैठक ली गई है, क्योंकि बीट जो सिस्टम है वर्तमान का, उसमें बीट अधिकारी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ही हैं। तो बीट अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि उनके क्षेत्र में वो बैठकें लें और वहाँ के लोगों से चर्चा करें और वहाँ की जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए पहल करें। तो उसमें ये सभी बैठकें हुई हैं और लगभग सभी बीट्स इसमें आज दिनांक तक कवर हो चुकी हैं, जो बड़े व्यापक स्तर पर है। सर, होली वाले दिन जुलूस भी निकलता है सर, बड़ी मात्रा में लोग उसमें शामिल होते हैं, इसके लिए कितना बल लगाया जाए शहर में? ऑर्डर पर बैरिकेडिंग की गई? जो परंपरागत रूप से जुलूस निकलते आए हैं उसके संबंध में जानकारी पुलिस ने आयोजकों से प्राप्त कर ली है। उसकी जो बल की व्यवस्था रहती है उसकी योजना तैयार की जा रही है, जिसमें सभी डीसीपीज अपने इनपुट्स दे रहे हैं आयोजकों से भी, और जो इसमें लोग शामिल होते हैं उनकी क्या संख्या रहती है, साथ ही जो उनकी सुविधा के लिए प्रशासन प्रबंध करता है वो भी चर्चा की जा रही है। जितने भी इसमें कार्यक्रम होने हैं पुलिस उनको सूचीबद्ध कर रही है, उसमें व्यवस्था लगाई जाएगी। तो किराएदारों का वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि वर्तमान में जो बीट व्यवस्था है उसमें बीट प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि जितने भी किराएदार और हॉस्टल्स या जो भी व्यक्ति बाहरी हैं और उनके बीट क्षेत्र में रह रहा है उनका रिकॉर्ड बनाया जाना है। तो इसके लिए बीट प्रभारी जो हैं सभी स्थानों पर संपर्क कर रहे हैं और ये जवाबदारी जो मकान मालिक हैं, ओनर हैं, उनको भी दी गई है कि वो लोग अपने क्षेत्र में जो किराएदार रहते हैं या उनके जो मकान हैं या उनकी ओनरशिप वाले जितने भी स्थान हैं वहाँ पर जो है किराएदार अगर रहते हैं, बाहरी व्यक्ति रहते हैं, तो पुलिस को इसकी सूचना दें जिससे उनका रिकॉर्ड बनाया जा सके। सर, जो मकान मालिक किराएदारों की सूचना नहीं देते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? इसमें प्रावधान है कि धारा 144 के तहत जो आदेश निकाला जाता है, जिसमें ये अनिवार्य होता है कि किराएदार की सूचना थाने पर देना है। अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाएगी। वेरिफिकेशन जो है उसका एक प्रोफार्मा होता है, एक फॉर्म होता है जिसको भरा जाता है और वो फॉर्म में व्यक्ति के संबंधित सभी जानकारी होती है, जिसमें मुख्यतः जो उसका स्थायी पता है, उसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं, उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं, उन सभी का डिटेल होता है, जिससे किसी
गतिविधि में अगर वह शामिल होता है या पुलिस को उसकी आवश्यकता होती है तो उससे ट्रेस किया जा सकता है। वो प्रोफार्मा जो है थाने पर वो उपलब्ध रहता है और ऑनलाइन भी इसको हम उपलब्ध कराएंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन भी सूचना देना चाहता है तो वो उसके लिए सुविधाजनक हो, थाना आने की आवश्यकता ना पड़े, तो इसको ऑनलाइन भी लागू किया जाएगा। पूर्व में जो अभियान चला था जिसमें जो संपत्ति और शरीर संबंधित अपराधों में अपराधी थे उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। एक अभियान में जो वर्तमान में जेल रिहाई के जितने भी व्यक्ति हैं जो वर्तमान में सक्रिय हैं अपराध में, उनकी पेशी जो है क्राइम ब्रांच में की जा रहा है एक अभियान के रूप में, जिनका रिकॉर्ड जो है बनाया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि एक बार रिहा होने के पश्चात दोबारा व्यक्ति अपराध में सम्मिलित ना हो और वो वर्तमान में जीवन यापन अपना कैसा कर रहा है, उसके रहने का क्या स्थान है और वापस वो अपराधों में शामिल तो नहीं हो रहा है। इसके उद्देश्य से इसका पूरा रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें जो वर्तमान में रिकॉर्ड में हमें आवश्यकता होती है, जिसमें उसके बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट लिए जा रहे हैं, साथ ही उसके जो कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं या उसके अकाउंट्स हैं, ये सभी का डिटेल पुलिस प्राप्त कर रही है, जिससे किसी अपराध में यदि वो शामिल होता है तो पुलिस को पकड़ने में आसानी होगी। ये जो है अपराधी को क्रमवार किया जा रहा है। अभी पिछले 3 माह के जो जेल से छूटे अपराधी सक्रिय हैं उनका रिकॉर्ड बनाया जाएगा। लगभग कितने अपराधी होंगे? और ये इनकी संख्या लगभग 1000 के लगभग अपराधियों की होगी और इन सभी को ये सूचित किया गया है कि ये अपने रिकॉर्ड के लिए और जो हिस्ट्री शीट बननी है या गुंडा फाइल बननी है उसके लिए भी जो सक्रिय अपराधी हैं उनको बुलाया जा रहा है और इनका रिकॉर्ड जो है क्राइम ब्रांच द्वारा संधारित किया जाएगा। कश्मीर फाइल्स का विरोध करने वाले आज वास्तविकता दिखाने पर बोल रहे हैं। जब कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था तब तक कहाँ थे सब लोग। मंत्री मिश्रा ने हिजाब मामले पर राजनीति करने वालों से प्रार्थना की है कि शिक्षा के मंदिर को राजनीति केंद्र न बनाएं, बल्कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को मानकर इस विवाद को यहीं समाप्त करें। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल करना इनकी आदत बन चुकी है। यूपी चुनाव के समय कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए यह मुद्दा उठाया था। कांग्रेस विधायक है ना, ये कांग्रेस पार्टी है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इन्हें हाईकोर्ट पर विश्वास नहीं है, चुनाव हार जाए तो ईवीएम पे विश्वास नहीं है, पाकिस्तान में सेना घुस जाए तो सेना पे विश्वास नहीं है, सेना पे सवाल खड़े कर देते हैं, वैक्सीन मोदी जी बना दें तो वैक्सीन पे सवाल खड़े कर देते हैं। दरअसल ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये हिजाब का मुद्दा ये उत्तर प्रदेश को चुनाव में ध्यान में रख के लाए थे। उसी समय आपने देखा होगा सलमान खुर्शीद आए थे, राशिद अलवी आए थे, इनके बयान उसी समय आए थे दोनों। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, कबोबेश उसकी स्लीपर सेल है और इसलिए अब हाईकोर्ट के निर्णय को मानने में दिक्कत हो रही है, अपील में जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस विवाद को समाप्त करें। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। शिक्षा का मंदिर है, उसको राजनीति का केंद्र मत बनाइए। सेवा के मार्ग पर चलिए। शिक्षा के जो नियम है, हाईकोर्ट के निर्देश है और जो विद्यालय की और राज्य सरकार का आदेश है उसका पालन करें। कश्मीर फाइल पर भी कह रहे हैं कि भटकाने का प्रयास किया गया है, तोड़ के दिखाई गई है, जो सच्चाई थी उसको नहीं लाया गया। जब हिंदुओं को काटा गया था तब कुछ नहीं बोले थे। अब वास्तविकता सामने आ रही है तो प्रसव वेदना से पीड़ित हैं कुछ लोग। ऐसी पीड़ा हो रही है इनको कि जो असहनीय है। देश के सामने सच्चाई आना चाहिए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।